हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी.एस. कुशवाहा, आपका टीचर, लेक्चरर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, एक बार फिर से इस चैनल पी.एस. कुशवाहा सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ा, उस पर हम लोगों ने पॉइंट नोट लगाया, उसका डायग्राम बनाया, उस पर हमने यूडीएल लगाया, उसका भी एसएफडी और बीएफडी बनाया। और लेक्चर 3 के एंड पे, मैं लेक्चर 2 के एंड पे आपको बताया था कि हम लोग अगले लेक्चर में कैंटिलीवर बीम के बारे में पढ़ेंगे और उस पे पॉइंट लोड, उस पे यूडीएल लोड और उसके डायग्राम्स कैसे बनते हैं उसको हम सीखेंगे। सो आई प्रेजेंट यू हियर लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएफडी, बीएमडी, किसका, कैंटिलीवर बीम। सो कैंटिलीवर बीम का हम लोग एसएफडी और बीएमडी पढ़ेंगे। इसको हम लोग एक प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनता है। सो सबसे पहले हम लोग एक कैंटिलीवर बीम बना लेते हैं। ये रही हमारी एक कैंटिलीवर बीम। इस कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर, मुक्त सिरे पर एक लोड काम कर रहा है 10 किलो न्यूटन का। इस बीम की लेंथ हम मान लेते हैं से 4 मीटर की एक ये बीम है। सो दिस इज पॉइंट A and this is point B। तो बच्चों ये हमारी एक कैंटिलीवर बीम तैयार हो गई। इस कैंटिलीवर बीम पर A सिरे पर ये फिक्स है, B सिरा हवा में है, खुला है। B सिरे पर एक हमने पॉइंट लोड लगाया हुआ है, 10 किलो न्यूटन का एक हमने पॉइंट लोड यहां पर लगाया हुआ है। इस बीम की कुल लंबाई 4 मीटर है। इसका हमें एसएफडी और बीएमडी बनाना है। जरा हम इसका रिएक्शन भी निकालते हैं। होगा क्या रिएक्शन की, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है। मैंने हालांकि सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको एक बात बताई थी कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आरए और आरबी निकालने के बाद ही आप प्रश्न को आरंभ कर सकते हैं। कैंटिलीवर बीम में रिएक्शंस निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना ही हम लोग यहां पर सारे डायग्राम और सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे। फिर भी अगर कोई पूछ ले कि कैसे आप निकालेंगे तो आप बता देंगे कि यहां पर इस जगह पर रिएक्शन आएगा, इसको हम नाम दे देते हैं आरए, और आरए की वैल्यू ऊपर की ओर, ये वैल्यू नीचे की ओर। इसका मतलब कि आरए की वैल्यू जो यहां पर आएगी दिस वुड बी 10 किलो न्यूटन ऊपर की ओर। ये सिंपल सी बात थी। अब हम शियर फोर्स पे आते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे शियर फोर्स निकालने के लिए हम लोग यहां पर एक क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं। लेट दिस क्रॉस सेक्शन इज x और इस क्रॉस सेक्शन की B पॉइंट से डिस्टेंस की वैल्यू है दिस स्मॉल x। सो एक हमने क्रॉस सेक्शन यहां पे माना है x क्रॉस सेक्शन, और ये क्रॉस सेक्शन B वाले सिरे से x दूरी पर है। अब इसके राइट हैंड साइड में, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब भी हम शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करें या बनाएंगे, हमेशा हमको एक क्रॉस सेक्शन बनाना है और उस क्रॉस सेक्शन से या तो हम लेफ्ट साइड में चलेंगे या फिर हम उसके राइट साइड के फोर्सेस कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सवाल में, एक समय में हम एक तरफ से, एक बार में हम लेफ्ट में चले, एक बार में हम राइट में चले। सो ईदर वी विल मूव फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और वी विल मूव फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सो इस सवाल में ये हमने क्रॉस सेक्शन बनाया। ये क्रॉस सेक्शन इस बी पॉइंट, इस बीम को इस जगह पे काट रहा है। हम इसके राइट साइड में हैं और राइट साइड में एक फोर्स यहां पे काम कर रहा है 10 किलो न्यूटन। राइट साइड में फोर्स काम कर रहा है। ये डायग्राम समझ लीजिए। इस डायग्राम का पूरे चैप्टर में हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे। और मेरी भी आपको सलाह है कि जैसे ये डायग्राम आपको, ये सवाल आपको पेपर में दिखाई पड़ेगा तो तुरंत ये डायग्राम अब अलग से कहीं पर बना लीजिएगा। जैसे आप ये डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर आप बनाएंगे क्रॉस सेक्शन, यहां बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बीम दिखा रही है। इसमें जो रेड कलर से मैंने लिखे हुए ये शियर फोर्सेस हैं, जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं बेंडिंग मोमेंट्स हैं। रेड कलर से शियर फोर्स अगर राइट साइड में ऊपर है पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नीचे की ओर पॉजिटिव, ऊपर की ओर नेगेटिव। बेंडिंग मोमेंट राइट साइड में अगर ये एंटी क्लॉक है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एंड क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा। एंड लाइकवाइज द बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का जो साइन कन्वेंशन है वो हम लोग यहां पर इस पूरे चैप्टर में ये इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ ऑथर्स मैंने आपको बताया था
कि इसके विपरीत दिशा में साइन कन्वेंशन लेते हैं तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल डायग्राम में या तो डायग्राम की वैल्यू जो डायग्राम बन रहा है ऊपर बनता है या फिर वो नीचे बन जाएगा, लेकिन वैल्यूज आपकी वही आने वाली है। सो देयर इज नो नीड टू वरी कि सर मेरा तो डायग्राम नीचे की ओर बन गया, उस किताब में फलानी किताब में डायग्राम ऊपर की ओर है। सो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल वो साइन कन्वेंशन की वजह से कोई डायग्राम किसी में ऊपर या किसी में नीचे बन जाता है, लेकिन प्रमुख बात यह है कि वैल्यू जो होनी चाहिए वो महत्वपूर्ण होती है। ये हमने यहां पे क्रॉस सेक्शन लिया, इस क्रॉस सेक्शन को हमने यहां पर बनाया, ये राइट साइड में है। राइट साइड में 10 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। ये देखिए राइट साइड में लाल रंग से शियर फोर्स है, नीचे की ओर है नेगेटिव। इसका मतलब कि शियर फोर्स की वैल्यू जो हम यहां पे निकालने जा रहे हैं, शियर फोर्स की वैल्यू होगी -10 किलो न्यूटन। क्यों माइनस? क्योंकि राइट साइड में राइट साइड में लग रहा है और नीचे की ओर नेगेटिव। तो जरा प्लॉट कर लेते हैं शियर फोर्स डायग्राम। मैंने आपको शियर फोर्स डायग्राम के लिए बताया था कि बीम की पूरी लंबाई बीम के नीचे ही बनेगी। ये तीनों डायग्राम एक ही लाइन में बनते हैं, यानी एक ही वर्टिकल कॉलम में तीनों बनेंगे। ये पॉइंट हो गया ए डैश, ये बी के नीचे बनाया हमने बी डैश, और ये नेगेटिव रहा, एंड दिस वैल्यू इज -10 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू -10 किलो न्यूटन हमने यहां पर बना दी। उसके बाद हमने देखा कि बी से जैसे जैसे हम इस तरफ आ रहे हैं, हम एक्स को अगर इसको उठा के यहां ले जाएं तब भी 10 किलो न्यूटन, यहां रखें और भी इधर ले आएंगे तब भी राइट साइड में केवल 10 किलो न्यूटन होने वाला है। इसका मतलब शियर फोर्स इस पूरी बीम पर हर जगह पर शियर फोर्स की वैल्यू -10 किलो न्यूटन होगी। ये -10 किलो न्यूटन ऐसे चला आएगा और यहां पर हो जाएगा इस तरीके से डब्बा बंद, एंड दिस इज SFD, shear force diagram, and which is negative here in this case of the cantilever beam and for a point load acting at the free end of the cantilever beam। तो यहां से एक बात नोट करने वाली है कि किसी भी कैंटिलीवर बीम का जो शियर फोर्स डायग्राम होता है और अगर पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पर, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम एक रेक्टेंगल बनता है। उस रेक्टेंगल की हाइट होती है पॉइंट लोड की वैल्यू, और उस रेक्टेंगल की लेंथ ए डैश से बी डैश होती है इस बीम का स्पैन या इस बीम की लंबाई। गॉट इट दिस पॉइंट? ओके, अब हम आते हैं इसके बेंडिंग मूवमेंट पे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब 10, 15, 20 सवाल आप लगा लेंगे तो आपके लिए पानी की तरह बहेगा। सो बेंडिंग मूवमेंट अगर हम निकालें उसी जगह के लिए mx के लिए, सो इसके राइट हैंड साइड में फोर्स 10 है, यहां से डिस्टेंस x है, ये 10 वाला इस जगह पर जब बेंडिंग मूवमेंट के लिए निकालेंगे तो कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो बच्चे बताओ, थोड़ी सी मेरी हेल्प करो, ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसा होगा? राइट साइड में क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज, एंड विच इज नेगेटिव। सो बेंडिंग मूवमेंट इज -10x, और ये जो -10x हमने यहां पे निकाल दिया है, इससे एक महत्वपूर्ण संबंध हमको पता लगा। क्या महत्वपूर्ण संबंध पता लगा? कि बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू जब हम यहां पे देखते हैं तो एक तो नेगेटिव है, और दूसरी बात दिस इज what type of relation it is? It is a linear relationship because the variation in the bending moment varies linearly। इसका मतलब कि at B x is equal to 0, so MB is equal to 0, x is equal to 0, तो वहां पर बेंडिंग मूवमेंट 0 हो गया। प्लॉट भी करते चले साथ साथ। ये हमने बनाया A डबल डैश, ये हमने बनाया B डबल डैश, और ये यहां पर हमने बेंडिंग मूवमेंट 0 दिखा दिया। उसके बाद जब हमने देखा कि इस किनारे पर A पर एट A x इज इक्वल टू कितनी लंबाई है? 4 मीटर। सो m इज इक्वल टू -40, सो दिस इज -40, एंड दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप। बीइंग द यहां पे पावर 1 है तो ये सीधे सीधे ऐसे आ जाएगा, इसको यहां पे ड्रॉप कर देंगे, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? This value is -40 kilo Newton meter is the bending moment, and this is also negative, and this is bending moment diagram of the cantilever for a point load working at the free end. Right? एक बातों को एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं? एक बात कि अगर हमको एक कैंटिलीवर बीम है, उसके फ्री एंड पर 10 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसका शियर फोर्स डायग्राम एक रेक्टेंगल बनता है जिसकी की हाइट
इस लोड के बराबर है, लेंथ तो बीम की लंबाई है। दूसरी बात, इसी केस में जब एक हम ये बनाते हैं, एक इसका बीएमटी बनाते हैं, तो बीएमटी एक ट्रायंगल बनता है और बीएमटी ट्रायंगल जिस जगह पर लोड लग रहा है वहां पर उस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। और दूसरी मजेदार बात यह हुई कि इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो लोड और इसकी लेंथ इसके गुणनफल के बराबर होती है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं दिस वैल्यू इज इक्वल टू W and this value is equal to W into L. Can we say like this? Let us see. So this is W. Okay, पूरी वैल्यू आ गई, ये हमारा पॉइंट लोड है। एंड दिस इज व्हाट? W into L. So 40 10 into 4 -40 यहां पर आ जाएगा। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट है और आप कह सकते हैं कि ये बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है। सो इन दिस केस द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम इज -W into L, राइट। तो अब हम चलेंगे बेंड इस कैंटिलीवर बीम के दूसरे सेक्शन में, विच अ कैंटिलीवर बीम विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम लेते हैं कैंटिलीवर विद यूडीएल। तो पहले कैंटिलीवर बीम बना लें। ये रही हमारी कैंटिलीवर बीम, इस पर हमने एक यूडीएल लगाया, ये रहा यूडीएल, और इस यूडीएल की वैल्यू हमने मान ली 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, दिस इज पॉइंट ए एंड से दिस इज पॉइंट बी। बीम की लेंथ हम मान लेते हैं से 5 मीटर। ये 5 मीटर का एक कैंटिलीवर बीम है जो ए सिरे पे फिक्स है, बी इसका फ्री सिरा है, इस पर एक यूडीएल लगा हुआ है एंड दिस यूडीएल इंटेंसिटी, इसको नॉर्मली बच्चों हम लोग किताबों में स्मॉल w से दिखाते हैं। सो दिस स्मॉल w इज द लोड इंटेंसिटी यूडीएल की 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर, यानी 1 मीटर 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन कितना हो जाएगा? 50। ओके, अब इसका हम शियर फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले द शियर फोर्स इज इक्वल टू, तो इसके पहले हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग मानते हैं एक x। हमने मान लिया ये एक x है। सो दिस इज ए क्रॉस सेक्शन x, ये क्रॉस सेक्शन b सिरे से x दूरी पर है। सो अब देखना है कि यहां पर इसका शियर फोर्स कितना होगा इस जगह पर। सो Fx इज इक्वल टू, इसके राइट हैंड साइड में चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, सारा लोड नीचे की ओर आएगा और हमें कंसीडर करना है कितना भार, ये वाला भार। तो ये भार कितना हो जाएगा? W इंटू एक्स। चूंकि नीचे की ओर काम कर रहा है, राइट हैंड साइड में नीचे निगेटिव, माइनस W इंटू एक्स इसका शियर फोर्स हो जाएगा। ये फार्मूला आ गया। फार्मूला आने के बाद अब हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। एट बी, एफ बी कब आएगा? जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, दिस इज 0। एट ए कब आएगा? जब x की वैल्यू 5 मीटर हो जाएगी, दिस इज माइनस w की वैल्यू 10 इंटू 5 एंड दिस इज -15। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर नजर आती है। क्या महत्वपूर्ण बात? कि अगर किसी कैंटिलीवर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, समवितरित भार लगा हुआ है, तो उसका शियर फोर्स में जो परिवर्तन होता है वो रेखीय परिवर्तन होता है। दिस इज अ लीनियर वेरिएशन, और इस लीनियर वेरिएशन में x की पावर 1 है। इसका मतलब जो परिवर्तन हमें दिखाई पड़ेगा शियर फोर्स में वो एक लीनियरली चेंज होता जाएगा। हम जरा बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम के लिए। ये रहा A डबल डैश, सॉरी A डैश, ये रहा B डैश। B वैल्यू पर शियर फोर्स का मान 0 है, A पर शियर फोर्स का मान 50 है, जिसका परिवर्तन सरल रेखी है। तो अगर हम मान लें कि ये वैल्यू यहां पर 50 के लिए स्केल हमने मान लिया कि साहब 50 है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर, 10 किलो न्यूटन का मतलब 1 सेंटीमीटर, तो 50 किलो न्यूटन का मतलब 5 सेंटीमीटर। हमने आपने लाइन खींच ली, ये हमने पहले पॉइंट ड्रॉ कर लिया और इसको आप मिला दीजिए। सो दिस इज -50 किलो न्यूटन इज द शियर फोर्स एट दिस पॉइंट एंड दिस इज वंस अगेन नेगेटिव। ये बन चुका है शियर फोर्स डायग्राम। आपको एक बात और बताएं
कि आपको जब भी डायग्राम बनाना है तो उसकी क्रिटिकल वैल्यूज आपको दिखानी है। तो मैं कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, मेरे भी कॉलेज के पूछते हैं, सर ये क्रिटिकल वैल्यू किसे कहते हैं? डायग्राम पे जब आप कोई चीज दिखाएं तो डायग्राम पे हर वो चीज जहां पर कहीं भी कॉर्नर आ रहा है तो वहां पे जरूर आप दिखाइए। पैराबोला बन रहा है तो पैराबोला का हाईएस्ट पॉइंट की वैल्यू आप जरूर दिखाइए। कहीं पर अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हो रहा है, अगले लेक्चर पे आएगा नति परिवर्तन बिंदु, तो वहां पर वैल्यूज को जरूर दिखाइए, डिस्टेंस को भी दिखाइए, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बात नोटिस करिए, जब इस पे केवल पॉइंट लोड था तो पॉइंट लोड के केस में शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगल था, और यूडीएल होते ही शियर फोर्स का डायग्राम ट्रायंगल हो गया, राइट। और इस ट्रायंगल का जो अधिकतम मान आया है, दिस इज, अगर इसको निकालने के फॉर्मूला देखें कैसे बनेगा, सो दिस इज स्मॉल w एंड l, दिस इज स्मॉल w एंड l। ये आपको शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाती है, और कहां पे मिलती है? एट सपोर्ट। ये वैल्यू हमें कहां मिली? सपोर्ट्स पर मिल गई, राइट। अब आते हैं हम लोग इसके बेंडिंग मोमेंट पर। बेंडिंग मोमेंट के लिए जरा देखें, यहां पर बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे? सो mx इज इक्वल टू लोड, यहां से यहां तक का लोड कितना है? ये वाला w इंटू x। इस यहां से यहां तक के लोड का सेंटर कहां है? इस जगह पर। ये सेंटर यहां से कितनी दूर होगा? x अपॉन 2। सो ये डिस्टेंस जो होगी यहां से x अपॉन 2 हो जाएगी इतने लोड के लिए, इनटू x अपॉन 2। एंड ये जो बेंडिंग मोमेंट होगा यहां पे जो काम करेगा, ये इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घूमेगा। राइट साइड का लोड है, क्लॉकवाइज घूमेगा, राइट साइड का लोड है, क्लॉकवाइज घूमेगा। सो दिस इज नेगेटिव एंड माइनस w x स्क्वायर बाई 2। ये यूडीएल के केस में बेंडिंग मोमेंट का एक इक्वेशन आपको प्राप्त हो गया। ये इक्वेशन जो है इसके बारे में थोड़ा सा रुकेंगे हम लोग। दिस इज हैविंग द पावर ऑफ x2, सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन इट विल शो? इट इज अ पैराबोलिक, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है, पावर इज 2, इसलिए ये पैराबोलिक वेरिएशंस आपको यहां पर दिखाने वाला है। सो लेट अस प्लॉट दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो mb अगर निकालने की कोशिश करें, x की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। a पॉइंट पर निकालेंगे तो वैल्यू हमें सबसे ज्यादा मिलने वाली है, माइनस w कितना है? 10 इंटू x कितना है? 5 का स्क्वायर अपॉन 2, एंड दिस इज ये हो गया 5, ये हो गया 25 का मतलब माइनस 125 किलो न्यूटन मीटर। आइए बनाते हैं इसको। हम गए यहां पर, ये यहां आए, दिस इज a डबल डैश, दिस इज b डबल डैश, और इसका जो वेरिएशन यहां पर हम प्लॉट करने आए, दिस इज अ पैराबोलिक कर्व। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द कैंटिलीवर विद यूडीएल ऑल ओवर द स्पैन इज अ पैराबोलिक, और ये पैराबोलिक ऐसे आएगा, एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, ये नेगेटिव है। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और हाईएस्ट वैल्यू आपको यहां पे मिली बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज माइनस m l स्क्वायर बाई 2, विच इज हियर माइनस कितना है? 125। 5 का स्क्वायर हो गया, और ये 10 का 5, 125 माइनस 125 किलो न्यूटन मीटर। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, और इस जगह पर आपको वैल्यूज लिखनी है। सो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम कैंटिलीवर का हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम और वैल्यूज को निकाल सकते हैं फॉर ए सिंपल बीम। ये कैंटिलीवर है विद अ यूडीएल। अब हम इसकी एक प्रॉब्लम लेते हैं कैंटिलीवर में, जिसमें यूडीएल पे होगा और जिसमें पॉइंट लोड भी लगे होंगे। लेट अस सी। तो वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग अब देखेंगे कैंटिलीवर बीम, जिसमें पॉइंट लोड भी होंगे, जिसपे यूडीएल पे होंगे, और ऐसी प्रॉब्लम हमको पेपर मिलती है तो हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले एक सुंदर सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही कैंटिलीवर बीम, थोड़ी सी लेंथ और लेते हैं। एक लोड हमने लगा दिया,
यहां पर एक लोड और ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं एक लोड, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, एक लोड और ले लेते हैं, यहां पर एक यूडीएल ले लेते हैं, ये रहा यूडीएल हमने यहां तक मिला दिया, बाकी खुला हुआ है। दिस इज 10 किलो न्यूटन, दिस इज 20 किलो न्यूटन, और इसकी इंटेंसिटी है, दिस इज से 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ये दूरी 2 मीटर है, ये दूरी 4 मीटर है, और ये दूरी 2 मीटर है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। सो यहां पर एक हमने कैंटिलीवर बनाया है, जिस कैंटिलीवर की लंबाई 2, 4, 6 और 6, 2, 8 मीटर लंबी एक बीम है। इस बीम पर 3 लोड है। फ्री एंड पे सबसे किनारे वाले पर 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, उसे 2 मीटर दूर सी पॉइंट पे 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, और सी से बी तक इस 4 मीटर की लंबाई में एक पार्ट में, पूरी बीम पर नहीं है, ना यहां है ना यहां, एक पार्ट 4 मीटर में एक 10 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यहां पर इंटेंसिटी का यूडीएल लोड लग रहा है, और हमसे कह रहा है कि शियर फोर्स निकालो और बेंडिंग मोमेंट निकालो और उसका डायग्राम दिया बनाइए। तो बच्चों हमें पता है कि सबसे पहले हम एक क्रॉस सेक्शन तय करते हैं। सो शियर फोर्स के लिए हम पहले बात करेंगे। तो शियर फोर्स एट बी पर कितना शियर फोर्स, जो लोड नीचे की ओर लग रहा है, इसके बारे में अब कोई दिक्कत ही नहीं, आपको पता है। एंड दिस वैल्यू इज नेगेटिव, क्योंकि राइट साइड में होगा। हम यहां पे मान लेते हैं, चलिए लेट अस सी, यहां पे ले लेते हैं। सो ये हमने ले लिया एक क्रॉस सेक्शन x, जिसकी दूरी यहां से x है। तो बी पे तो कोई दिक्कत नहीं है, शियर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी -10 किलो न्यूटन। बी से हम आते आते सी पर आ गए। सी पर क्या हुआ, जब यहां पहुंचे, अगर सी पॉइंट पर, ये थोड़ी सी कल्पना की बात है, आप सी पॉइंट से जरा सा, बहुत जरा सा, अगर आप सी पॉइंट से इस तरफ आ जाइए, सी के थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए लेफ्ट में, तो आपको ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों राइट में दिखाई पड़ने लगेगा। मैं थोड़ा बनाता हूं। ये मान लीजिए बी है, कोई बात नहीं, ये लग रहा था, ये पॉइंट सी है, यहां लग रहा था। अगर आप सी पॉइंट पे जरा सा भी यहां आ जाएंगे तो क्या होगा, राइट साइड के फोर्सेस में ये भी शामिल हो जाएगा और ये भी शामिल हो जाएगा। तो एट पॉइंट सी दिस इज -10, -20 एंड दिस इज -30 किलो न्यूटन। तो सी पॉइंट का भी फैसला हो चुका है, ए पॉइंट, बी पॉइंट का फैसला हो चुका है। अब बच्चों हमें फैसला करना है बिटवीन सी एंड डी। तो अब यहां पे हम लिखेंगे बिटवीन सी एंड डी, Fx इज इक्वल टू, ये दोनों इधर की ओर देखेंगे, ये दोनों का फैसला हो चुका है, हम यहां पे लिखेंगे सीधे -30। उसके बाद हम इस लोड को कंसीडर करेंगे जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में है। ये लोड हो जाएगा -WX -2। देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये लोड की इंटेंसिटी W है, पर मीटर में है, प्रति यूनिट लंबाई में। ये लंबाई कितनी है, x में से 2 निकाल दिया, ये लंबाई बची x -2। इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर, लंबाई x -2। तो यहां से यहां तक का लोड हो गया, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, यहां से PC का लोड हो गया WX -2। अब एक चेक करने का तरीका है। चेक करने का तरीका यह है कि अगर हम इस समीकरण में x की जगह पर अगर इसको खिसका के यहां पे ले जाए C पर, तो x का मान 2 हो जाएगा। तो इस समीकरण में अगर x की वैल्यू 2 रख दी जाए यहां पर, तो ये होते ही 0 हो जाएगा, और फिर FC का मान -30 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये समीकरण आपने सही बनाया है। ये एक तरीका है, एक टिप है कि जब भी इस तरह का आप इक्वेशन बनाइए, तो जब अगली कंडीशन में जाइए, अगली परिस्थिति की इक्वेशन बने, तो उसमें पिछली परिस्थिति का अगर आप x की वैल्यू रखते हैं, तो आपको पिछले वाले मान अगर मिल जाते हैं, तो वो समीकरण आपका सही है। तो यहां पर अगर हम आए तो यहां पर है, लेकिन अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें,
तो सी वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 2 रख दी तो ये 0 हो गया, सी वाली वैल्यू हमको आ गई, इसका मतलब ये इक्वेशन आपका सही बना है। ओके, यहां पर अब थोड़ी वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू -30, डब्ल्यू की वैल्यू 10, एक्स -2, दिस इज -30 -10x प्लस 20, दिस इज -40 एंड x रह गया था, सो दिस इज -10 -10x, राइट। इसका वेरिएशन लीनियर होगा, रीजन क्या है, x की पावर 1 है, तो इसको बना लेते हैं यहां पर, ये रहा, दिस इज a डैश, दिस इज b डैश, यहां पे शेयर फोर्स ये रहा -10, b से c तक आगे बढ़े, b से c तक आगे बढ़े, ये आ गया, यहां पे 20 किलो न्यूटन और नीचे उतरे, यहां आ गया -20। इसके बाद सारा परिवर्तन कैसा है, सरल रेखी है, सरल रेखी है तो डी पॉइंट पे निकाल लेते हैं, एट डी, एफ डी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 4 6, इस समीकरण में रख देते हैं, -10 इंटू 6, दिस इज -10 -60 -70, तो ये सरल रेखी है, -70 डी तक आएगा, डी 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 डी, ये आ गया, और उसके बाद कुछ नहीं है, ये पूरी वैल्यू 70 पे ही जाएगी और यहां पे डब्बा ये बंद हो जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज -70 एंड दिस इज वंस अगेन नेगेटिव, और ये बन चुका है आपका शियर फोर्स डायग्राम। गॉट दिस पॉइंट? सो वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। तो इस चैप्टर को लेकर आप बिल्कुल परेशान ना होइए, सारे वीडियो इत्मीनान से आप देख लीजिए और आपको शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको आसानी से आ जाएगा। और मैंने पहले लेक्चर में आपको बात बताई थी कि इस चैप्टर को, इस पूरे लेक्चर को ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगला जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वहां ये पूरा इस्तेमाल होगा, इसके बिना उसमें एक भी सवाल आप आगे नहीं लगा पाएंगे। सो लेट अस सी, अब हम बेंडिंग उस पे आते हैं, बेंडिंग मूवमेंट पे। सो बेंडिंग मूवमेंट के लिए अगर ये x यहां पर होता तो -10x हो जाता। सो हम एक एक करके लेते चलते हैं, बिटवीन BC, सो m इज इक्वल टू -10x। अब हम यहां पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहां पर एक मान लेते हैं x1, यहां पर इसको मान लेते हैं x2, बस इतना हम करते थे। तो बिटवीन BC का मतलब हमारा क्रॉस सेक्शन x1 आ गया है, दिस इज, और ये डिस्टेंस हमने फिलहाल के लिए यहां पे इसको x ले रहे थे, तो ये हो जाएगा -10x। इसका मतलब एट B x इज इक्वल टू 0, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहां पर 0 हो गई। सो ये हमने यहां से लिया, ये यहां लिया, दिस इज B डैश डबल डैश, A डबल डैश, एंड द बेंडिंग मोमेंट इज 0। आइए C पर, एट C, एंड C इज इक्वल टू -10 इंटू 2, इट इज -20, ये रहा -20 C पॉइंट पर। इसका मतलब इसको बना देते हैं यहां पर, ये C पॉइंट के लिए -20 किलो न्यूटन मीटर। अब हम x2 पर आए, बिटवीन CD, यानी हम क्रॉस सेक्शन अब ले रहे हैं x2 और x2। सो mx इज इक्वल टू, इसके इस तरफ -10x, ये वाला -10x, -20x -2, क्योंकि 20 और 20 की यहां P से डिस्टेंस है x -2, तो 20 की यहां से डिस्टेंस x -2 हो गई, ये भी आ गया, -10x -2 इतना लोड इनटू x -2 का अपॉन, कैसे, ये डिस्टेंस x -2, इसका सेंटर यहां पर, जो यहां से x -2 अपॉन 2 दूर है,
तो ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज x माइनस 2/2। तो ये मूवमेंट हो जाएगा इतने लोड का, लोड ये हो गया, और इतने की यहां से दूरी होगी x माइनस 2/2, ये माइनस में आएगा। इनको जरा ठीक कर लेते हैं, माइनस 10x माइनस 20x प्लस 40, इसको काट देते हैं, ये 5 हो जाएगा। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, सो x स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 4 नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 20 माइनस 4x होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 20x हो जाएगा। देखते हैं x स्क्वायर कहां है, ये है, तो माइनस 5x स्क्वायर, इसका फैसला हो गया। ये चीज इससे कट गई, 20x माइनस और प्लस, और क्या बचा, माइनस 10x का काम हो गया, और बचा हमारे पास प्लस का 40 माइनस का 20 प्लस का 20। ये हमारे लिए mx का समीकरण बना, और ये mx का समीकरण तब बना है जब हम c और d के बीच में आए हैं। एक मैंने चेक बताया था कि अगली परिस्थिति का आप समीकरण बनाइए और उसमें पिछली परिस्थिति का x रख दीजिए, अगर वह वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो सब कुछ ठीक है, लेट अस सी। अगर हम c पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहें तो x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, इसमें रखते हैं। x का मान 2 रखते ही ये 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 माइनस का 20, ये कट गया, इससे कट गया। x का मान 2 रखेंगे तो माइनस 10 इंटू 2 इट इज माइनस 20, एंड c पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू माइनस 20 है। इसका मतलब ये इक्वेशन आपने सही बनाया है। ये चेक आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ये चेक मैं क्यों बताता हूं, आप अगली परिस्थिति में आए, अगली परिस्थिति में पिछली वैल्यू का x रखा तो पिछला वाला मान हमको यहां पर मिल गया। हमें इसमें x को 2 रख देंगे, हम c वाली वैल्यू हमको यहां पर मिल जाएगी। अब हम आते हैं d पर। दूसरी बात हम देख चुके हैं कि पैराबोलिक है, ओके। सो अब यहां पर ये वैल्यू आ गई माइनस 5, 6 6 36 और 36, और ये हो गया माइनस 180, इट इज माइनस 60 एंड दिस इज प्लस 20। ये हो गया 180 240, और ये हो गया माइनस 220 किलो न्यूटन मीटर। अब ये चूंकि पैराबोलिक है, बात हो रही है सी और डी के बीच में, यानी यहां से हम चलेंगे और पैराबोलिक हमें वेरिएशन लाना है पॉइंट डी तक। डी कहां मिलेगा, लगभग यहां कहीं हम बना लेते हैं। सो दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज अ पैराबोलिक वेरिएशन। तो ये जो वेरिएशन आपको दिखाई पड़ रहा है ये पैराबोलिक वेरिएशन है, और यहां की वैल्यू हो जाएगी 220, राइट। तो पॉइंट डी पर हमने वैल्यू ये निकाल ली है, दिस इज एट पॉइंट डी। और अब हमारी आवश्यकता है कि हम पॉइंट ए पर निकालना चाहते हैं कि यहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना होना चाहिए। तो हमने डी पॉइंट पे निकाल लिया 220 किलो न्यूटन मीटर, और अब हम निकालना चाहते हैं कि यहां पर पॉइंट ए पर कितना होगा। सो लेट अस सी कि पॉइंट ए पर कितना होगा। सो पॉइंट ए के लिए हम यहां पे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। इसके लिए -10 ये वाला, और यहां से इसकी दूरी है 2 4 6 और ये 8, ये वाला 20 की डिस्टेंस है पॉइंट ए से एसी, और एसी हो गए 4 तो 6, माइनस ये पूरा यूडीएल, यूडीएल कितना है 10 गुणे 4 40, और यूडीएल का सेंटर यहां से कितनी दूर है, यूडीएल अपने आप पे 4 है, सेंटर बी पॉइंट से 2 हो गया, और 2 और 2 4। So this answer is -60 and this is 6 दूनी 12 माइनस 120 एंड 160, ये हो गया -60। So this value is not 6, this is 8, इसको 8 कर लीजिएगा, 2 4 6 और 8, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 120 200 और माइनस 360 किलो न्यूटन meter is the bending moment of this beam at this fixed point A। अब इसका हम फिगर यहां नीचे ऊपर बना लेते हैं। So this is point A and this is A double dash and B double dash
इज द रेफरेंस लाइन फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम लोग शियर फोर्स डायग्राम के लिए जो रेफरेंस लाइन लेते हैं ए डैश बी डैश, और बेंडिंग मोमेंट के लिए ए डबल डैश और बी डबल डैश लेते हैं। बी पर बेंडिंग मोमेंट 0 था, हमने यहां प्लॉट किया था। सी पॉइंट अगर हम यहां पे बनाए, क्योंकि नीचे नहीं बन रहा है, सी पॉइंट बनाए तो सी डबल डैश है, और यहां से यहां तक लीनियर वेरिएशन है, एंड दिस इज -20। -20 के बाद जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो वेरिएशंस पैराबोलिक हैं, और डी पॉइंट तक आएंगे। डी हम यहां कहीं पर प्लॉट कर लेते हैं, से दिस इज डी डबल डैश करस्पॉन्डिंग पॉइंट, इसको यहां बना लेते हैं, एंड दिस इज दिस वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज 220 किलो न्यूटन मीटर। आप यहां पे माइनस साइन लिख भी सकते हैं, माइनस साइन नहीं भी ले सकते, क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे होने के कारण अपने आप ये ग्राफ जो है नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद 360, तो ये पॉइंट आ गया, 360 का स्केल हमने यहां खींचा। इसके बाद ये ग्राफ पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन पार्ट, एंड दिस इज 360 किलो न्यूटन मीटर। तो अब आपको देखना यह है कि इस ग्राफ में दिस लाइन, ये जो पार्ट है, दिस इज अ पैराबोला, और आपको यह समझना है कि ये पैराबोला किसके किसके बीच में है। दिस पैराबोला इज बिटवीन डी डैश एंड सी डैश, ये इनके बीच में पैराबोला बनता है। सो ग्राफ एज्यूम्स अ पैराबोलिक, द कर्व बिकम्स अ पैराबोलिक whenever there is a UDL load on a beam, and rest of the part में ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, यहां स्ट्रेट लाइन है और यहां पर स्ट्रेट लाइन है।